स्वागत दोस्तों, आगे चलने से आगे सामने मध्य में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद समेत कई सारे नेताओं को अचानक से अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, और चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राज्यसभा के सांसदों के विलय के बाद अब एक एक विधायकों के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, आज की सारी बड़ी अपडेट बताएंगे। 63 विधायकों पर क्यों अलग से नजर रखी जा रही है दोस्तों, और सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब पीडीए समाज की आवाज उठाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर परेशान किया जाएगा, और अगर आप भी मानते हैं कि पीडीए गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी को 27 के चुनाव में भी 24 के हार का मजा चखाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तब दोस्तों, जहां पर गाजीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई निश्चंद हत्या के मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। जबकि गाजीपुर से जाते वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया और आगे जाने ही नहीं दिया दोस्तों। विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ निश्चंद हत्या के मामले को लेकर ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जयहिंद के साथ कई और नेता मौजूद थे जो एयरपोर्ट से निकलकर गाजीपुर जाने वाले थे दोस्तों, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया और इस तरीके से हाउस अरेस्ट और ताबड़तोड़ हर जगह छापेमारी और पकड़ धकड़ शुरू की गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि विश्वकर्मा समाज के एक बेटी के न्याय की मांग करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद और बड़े नेता सारे गाजीपुर जा रहे थे दोस्तों। और बीजेपी की सरकार खासकर योगी आदित्यनाथ जो पश्चिम बंगाल में जाकर बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं इस पर एक बार उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश मॉडल को एक्सपोज करने का फैसला लिया है दोस्तों। अब कांग्रेस के सांसदों को भी हाउस अरेस्ट करना कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत देता है कि बीजेपी में डर का माहौल है। भाजपा नहीं चाहती है कि पीडीए समाज की एक बेटी के न्याय की मांग करे कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए गाजीपुर जाने से रोका जा रहा है दोस्तों। कई दिन बीतने के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिलने के बाद फैसला लिया गया था कि प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए जाएगा, यानी परिवार के लोगों से मुलाकात करके उनका समर्थन करेगा, उनके न्याय की मांग को मजबूत करेगा। तो अचानक से ये ताबड़तोड़ छापेमारी और पकड़ धकड़ हो रही है दोस्तों। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 63 विधायकों को टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी दोस्तों। ये जो अपडेट आ रही है वो ये है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसदों के बीजेपी में विलय के बाद पार्टी ने अब 94 विधायकों को एकजुट रखने का एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी नेतृत्व ने 2 जनों को आगे करते हुए, यानी 2 नेताओं को आगे करते हुए कहा है कि आप देखिए कि कोई विधायक पार्टी से पलटी ना मारे, यानी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में ना जाए। जैसे हमारे सांसद पलट गए थे वैसे कोई और ना पलटे, और इसीलिए 2 लोगों को जिम्मेदारी, एक तो संजय सिंह को और दूसरा मनीष सिसोदिया को दिया गया है दोस्तों। ये दोनों के दोनों नेता लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, संगठन के अंदर बातचीत की जा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा के जितने भी नजदीकी लोग हैं उन सबको पकड़ा जाए और उन सबको ये सुनिश्चित किया जाए कि वे लोग पलटी ना मारे। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया बोला जाता है दोस्तों, वे दावा कर रहे थे कि 63 विधायक ऐसे हैं जो पलटी मार सकते हैं और संदीप के करीबी है, यानी संगठन की जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे राज्यसभा के सांसद जो बीजेपी में चले गए संदीप पाठक, उनके करीबी लोग हैं दोस्तों। क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी संदीप पाठक चला रहे थे तो कई सारे विधायकों को टिकट भी संदीप पाठक ने दिया था और कुछ लोगों को अपने स्तर पर भी उन्होंने टिकट दिया था। तो ऐसे विधायक जिनको संदीप पाठक ने टिकट दिया या चुनाव लड़ने में मदद की या विधायक बनने में मदद की, तो वे लोग संदीप पाठक को लेकर एक नरम रुख रखते हैं दोस्तों। और इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भेजा गया है कि देखिए कि कोई विधायक पलटी ना मारे। और एक और जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि 94 विधायकों को एकजुट रखना तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि 94 की संख्या बहुत होती है, लेकिन पार्टी ने 63 के आसपास के आंकड़े को नोट किया है। यानी 63 ऐसे विधायक है जिनका किसी न किसी तरीके से राघव चड्ढा या फिर जो भागे हुए सांसद है उनके साथ में कोई ना कोई लिंक है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि 63 विधायकों की लिस्ट तैयार की गई है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सबके सब पार्टी के टच में बने रहे, कोई यहाँ से वहां ना भागे। संजय सिंह को दिल्ली और सिसोदिया को पंजाब में डैमेज कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। ऐसे में पार्टी संगठन और विधायकों के बीच में बचे हुए सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो फोन पर बातचीत करते रहे, फोन को रिकॉर्डिंग करता रहे कि अगर कोई बाहर से फोन करे तो उसे क्या बातचीत हो रही है ये भी रिकॉर्ड करके हमको बताए कि किस तरीके से ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा खेल होगा दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के प्रयास वे सारे सांसद करेंगे जो लोग भागे हैं, क्योंकि उनको अपनी दावेदारी को मजबूत करना है भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए वे लोग कोशिश करेंगे कि जितने विधायक लेकर जाएंगे उतना बीजेपी के अंदर उनकी स्थिति मजबूत होगी, उनको बड़ा नेता माना जाएगा दोस्तों। और पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा विधायक तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। जो पंजाब बीजेपी को कभी नहीं चुनता दोस्तों, उस पंजाब के ऊपर बीजेपी को थोपने का एक षड्यंत्र चल रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर हमला हो रहा है दोस्तों, लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी टीएमसी के लोगों को बदनाम करने के लिए जो हिंदी मीडिया के अंदर, खासकर गोदी मीडिया के अंदर माहौल बनाया जाता है, उसके इतर वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जमकर कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर हुड़दंग मचाते हैं दोस्तों। अब ये जो अपडेट आई है वो टीएमसी के सांसद मिताली बाग की कार पर हमले से जुड़ा हुआ आया है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने के लिए जा रही थी। तब उनके गाड़ी के ऊपर ईंट और पत्थर और डंडों से हमला कर दिया जाता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं गाड़ी के, और हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। सांसद और ड्राइवर को चोट लगी है दोस्तों, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है या अस्पताल भेजा गया है। तो ऐसे में एक बात अगर आप क्लियर देखेंगे कि जब भाजपा वाले अटैक करते हैं, हमला करते हैं दोस्तों, खासकर गाड़ियों पर और सांसदों के काफिलों पर, तो उस पर मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं बनती, उसको दबा दिया जाता है और केवल ये बताने की कोशिश की जाती है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करती है और पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी हिंसा की राजनीति जमकर करती है दोस्तों। लेकिन हिंदी मीडिया, खासकर गोदी मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं होती, दबा दिया जाता है। तो भाजपा वाले अपने आप को प्रताड़ित बताते हैं और खबरें वो छपी ही नहीं है जिसमें भाजपा वाले प्रताड़ना दे रहे हैं। तो इसे पता चल रहा है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बंगाल के मामले को लेकर दोस्तों। और कुछ हद तक जब टीएमसी के नेता इस पूरे मामले पकड़े जाते हैं तो मीडिया वाले इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि टीएमसी को ही गुंडों की पार्टी बताकर पूरी तरीके से टीएमसी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि जब बात बीजेपी वालों की आती है तो चुप्पी साधकर घरों में बैठ जाते हैं। दो शब्द ऐसे तथाकथित पत्रकारों के बारे में जरूर लिखेगा दोस्तों, जो पत्रकार कम और एक पार्टी के एजेंट के तौर में ज्यादा काम करते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि ये भाजपा के जितने भी गुंडे हैं जिन्होंने सांसद की गाड़ी पर हमला किया, इसको तत्काल गिरफ्तार करे चुनाव आयोग, तब माना जाएगा कि वो निष्पक्षता के साथ में काम कर रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरएसएस का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बुलाया जाता है दोस्तों। इस कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री को बुलाया जाता है। धीरेंद्र शास्त्री ने एक विवादित बयान देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दावा कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हथियार नहीं उठाना चाहते थे, वो हथियार चला चला कर थक चुके थे, यानी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे दोस्तों, शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे थे। और ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री के अपमान वाले इस बयान को लेकर चंद्रशेखर ने भी विरोध जताया दोस्तों। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है दोस्तों। चंद्रशेखर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह बोले छोटे भाई का बयान बीजेपी आरएसएस की उस सोच का परिणाम है जहां बहुजन नायकों के योगदान को कम कर दिखाने की कोशिश की जाती है। इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर शिवाजी महाराज को लेकर ज्ञान बांटने वाले और उनका अपमान करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में खड़ी है, तो कुछ भी बोल जाएंगे और उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं दोस्तों। और आरएसएस के मंच से यह बयान दिया गया तो इसका मतलब आरएसएस ने अनुमति दी होगी तभी तो यह बयान दिया गया, वरना तो तुरंत खंडन किया जाना चाहिए था। और मुख्यमंत्री भी सामने से सुन रहे थे, उनको भी बयान में कुछ उल्टा नजर नहीं आया। तो इससे पता चल रहा है कि क्या मानसिकता है संघ और भाजपा वालों की दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के रिकॉर्ड वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनावी समर और अधिक हिंसा की स्थिति बनती जा रही है। ताजा रिपोर्ट, ताजा मामला सामने आया रोड शो से जुड़ा हुआ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार उमेश रॉय के समर्थन में आयोजित इस भव्य रोड शो के दौरान अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है दोस्तों। घटना के दौरान उपद्रवियों ने बीजेपी के झंडे फाड़ने, नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कोई हंगामा नहीं करेगा, सीधे चलते रहो, बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद रोड शो कर रहे थे, तब ये तमाशा देखने को मिला। इस पूरे मामले पर रवि किशन ने बयान देते हुए कहा कि सीधा चलो, ये गुंडे लोग मारना चाह रहे हैं, हम लोग कोई तमाशा नहीं करेंगे। यानी टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाया गया दोस्तों। और इस तरीके के एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर टीएमसी और बीजेपी वाले एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले डायमंड हार्बर की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया दोस्तों, जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक गुप्त बैठक में खुलासा करके सनसनी फैला दी दोस्तों। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के सगारिका होटल के अंदर कमरा नंबर 208 में बीजेपी के उम्मीदवार और एस पुरुषोत्तम दास के बीच में एक गुप्त मुलाकात हुई है। बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के नाम पर अंधेरे में खेल खेल रहे हैं, लेकिन वे पकड़े गए हैं। यानी उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। उन्होंने कहा कि मैं एक एक चीज जानता हूँ, यहाँ की हवा में, मिट्टी में, हर पते में, लता में, वे कहां भागेंगे। चाय की दुकान से लेकर बाजार तक, होटल से लेकर मछली बाजार तक, जेटी तक हमारा पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पूरी बैठक को एक्सपोज किया है। यानी दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी, एसडीपीओ और उसी फाल्ता व डायमंड हार्बर के थाना प्रभारी, ओसी और आईसी को हटाए जाने पर अभिषेक बनर्जी ने नाराजगी जताई है और तंज कसते हुए कहा कि चोर चोरी करता है, पुलिस उसे पकड़ती है और सजा पुलिस को दी जाती है। उन्हें लगता है कि 5 अधिकारी को बदलकर अभिषेक बनर्जी को घेर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।